You know, Sardar Vallabhbhai Patel was supposed to be the first Prime Minister of India. A committee of 15 Congress members conducted an election as to who should be the Congress president in 1946, and they all knew whoever was the president at that time would become the first Prime Minister as well. 12 of them chose Patel and 3 did not cast their vote. Jawaharlal Nehru did not get even a single vote. Still, he became the Prime Minister because he was not ready to be the second in charge. That's when Mahatma Gandhi came into the picture and convinced Patel to withdraw his nomination, which is one grave mistake that Gandhi shouldn't have made. He should have realized that a man who is not ready to accept a democratic election will not be giving up that position for anything when he has power. And that's what happened. 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, ये तो सबको पता है। पर इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी की डेथ के 3 घंटों के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गोडसे का नाम, पता, उसकी जाति और जाति में चितपावन ब्राह्मण, ये सारी डिटेल्स पहुंच गई। इसके बाद 1984 के सिख दंगों जैसा ही एक दंगा गांधी के अहिंसावादियों ने शुरू किया, चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार। उषा काल अखबार के अनुसार सतारा जिले के 400 गाँव में 1500 ब्राह्मणों के घर उसी रात जला दिए गए। चितपावन ब्राह्मण के सरनेम वाले लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। पंचगनी में एक स्कूल, सांगली में एक मिल और कोल्हापुर का एक फेमस स्टूडियो सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके ओनर्स चितपावन ब्राह्मण थे। सेंट्रल प्रोविंस के होम मिनिस्टर डीपी मिश्र ने जब कई कांग्रेस लीडर और कार्यकर्ता को गिरफ्तार कराया तो पार्टी की तरफ से इन दंगाइयों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया गया। मेडिकल डॉक्टर नारायण सावरकर को अहिंसक गांधीवादियों की भीड़ ने उनके घर से घसीटकर बाहर लाया और उन पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। सरकार ने इस जेनोसाइड को बड़ी ही चालाकी के साथ छुपा लिया। मेरे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन। सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बॉर्डर कमीशन के हेड साइरिल रेडक्लिफ से इंडो पाक बॉर्डर पे बात करी तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, और वो ये कि मैंने आपको लगभग लाहौर दे ही दिया था। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के पहले सबको पता था कि लाहौर भारत को मिलने वाला है, क्योंकि 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% थी, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में उनकी ओनरशिप 80% तक थी। लाहौर बंटवारे के पहले डाइवर्सिटी का प्रतीक हुआ करता था और ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा रहता था। पर सवाल यह है कि फिर लाहौर पाकिस्तान में गया कैसे? रेडक्लिफ ने एक अजीब सा जवाब देते हुए कुलदीप नायर को कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। कोलकाता तो मैंने इंडिया को दे ही दिया था, तो सोचा लाहौर पाकिस्तान को दे दूं। अब आप खुद सोचिए कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देने वाले इस डिसीजन के पीछे इतना इमेच्योर रीजन कैसे हो सकता है? इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट 1946 Calcutta erupted in riots following the Muslim League's Direct Action Day demanding a separate Muslim homeland as the British prepared to leave India. Amidst the chaos, one Hindu man stood defiant and picked up arms. Gopal Chandra Mukherjee, better known as Gopal Patha, emerged as a protector of the Hindu community against Muslim mob violence. With unyielding courage, Mukherjee rallied Hindu youths to fight back, meeting aggression with aggression in the heart of Kolkata, while also providing shelter to the homeless and the widows. Gopal Patha's leadership saved thousands of Hindu lives, preventing Calcutta from falling into Pakistani hands. इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। तो चलिए मैप्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का डिवीजन होगा। देखिए, इस डिवीजन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूट्रलाइज करना होगा, जिसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो पाएगा। नॉर्थ में ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके इंडिया में वापस मर्ज होगा और पश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मर्ज हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान में ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, एंड अगर ईरान कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करे तो बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल ग्वादर या फिर क्वेटा हो सकती है। साथ ही सिंध प्रोविंस, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनॉरिटीज रिजाइड करती हैं, सिंध के यूनिक कल्चर के साथ सिंधु देश नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, जिसकी कैपिटल कराची या फिर हैदराबाद हो सकती है। लास्ट में बचता है पाकिस्तानी पंजाब, जो ट्रू सेंस में आज के पाकिस्तान का About a father of a nation, Mahatma Gandhi, but there is one more Gandhi named as Frontier Gandhi. He is none other than Khan Abdul Ghaffar Khan.
He had his schooling at Peshawar and college education at Aligarh. In 1921, he started a high school at Utmanjal. He took a leading role in non-cooperation Khilafat movement, and in the year 1930, he was prominent in civil disobedience movement but got arrested. He took part in all Congress movement, and in the year 1929, he founded the Khudai Khidmatgars, which is called as a peace corps of dedicated workers for propagating social change, peace and non-violence. He was an ardent devotee of Mahatma Gandhi and began to be popularly known as Frontier Gandhi. He was opposed to the division of India and after 1947 advocated for the creation of Pakhtunistan, spending considerable time in Pakistan jails. Mountbatten looked at me. He said, Manekji, what's the military situation like? I said, very bad, sir. The tribesmen are busy looting and raping about 9 kilometers away from Srinagar and the airfield. If they once get in, we've lost Kashmir, because we won't be able to fly troops in, etc. So he looked at Nehru, and Nehru talked and all, until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out and we started flying troops into Kashmir. Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Is my name, that boy, when you ain't no pain, no gain, it's in a human thing. The raise my name, right at that bang, bang, say, share black out my baby, my baby. Is my name, that boy, when you ain't no pain, no gain, it's in a human thing. 1947 में रिलीजियस लाइंस पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बट 20 सालों के अंदर ही इसे एक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। क्यों? एक कंट्री जिसने मुस्लिम्स के लिए अलग देश की डिमांड की थी, उसी कंट्री के बंगाली मुस्लिम्स ने खुद को पंजाबी मुस्लिम्स से बचाने के लिए उस आर्मी की हेल्प मांगी, विच वॉज 80% हिंदू। द यूनिट वॉज लेड बाई जनरल जैकब, हु वॉज अ ज्यू, हु वॉज अंडर द कमांड ऑफ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हु वॉज अ सिख, and the whole army was being led by the legendary Sam Manekshaw, who was a Parsi. I don't think कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा जो कि प्रूव कर सके द हिस्टोरिकल फुलिशनेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो सारी आवाजें जो आज भी भारत में उठती है ऑफ सिसेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और रिलीजन। कहा कि अगर आपने यहाँ पे रहना है तो मुसलमान बन जाओ, सुन्नत करा लो। ये चीजें जब उन्होंने कहीं तो எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறான். அந்த எலெக்ஷனுடைய கோஷமே கரிபி ஹட்டாவ், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களை நாங்கள் ஏழையை அகற்றுவோம். ஹரியானாவுடைய முதலமைச்சர் பன்சிலால் இருக்கிறார். பன்சிலால் அவன் சஞ்சய் காந்தியுடைய நெருங்கிய நண்பர். பன்சிலால் செஞ்ச முதல் வேலை ஹரியானால 297 ஏக்கர் விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி மாருதி அந்த கம்பெனியை கொண்டு வராங்க. நல்ல நாள் மாருதி கம்பெனி என்பது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கம்பெனி, இந்திய அரசுடைய நிறுவனம். அதே விவசாயிகளுக்கு நிலத்தை பிடுங்கி கம்பெனி கொண்டு வராங்க. கம்பெனி நிலத்தை கொடுக்குறாங்க, கம்பெனி கொண்டு வராங்க, கூட மன்னிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற நாட்டுக்காக ஒரு தொழிற்சாலை கொண்டு வராங்க. அந்த கம்பெனியுடைய முதல் மேனேஜிங் டைரக்டர் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய பையன் சஞ்சய் காந்தி. 2 ஆண்டு காலம் மாருதி நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக மேனேஜிங் டைரக்டராக இருந்தாங்க. அப்ப எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்கள கார் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் புக் பண்ணி முதல்ல பணத்தை கொடுத்தா தான் ஒரு மாருதி காரை தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் பெரிய குளறுபடி நடந்து அந்த கம்பெனி டேக் ஆஃப் ஆனாங்க. ஏன்னா சஞ்சய் காந்திக்கு வேற ஒரு வேலை போஸ்ட்ல பெண்களை கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடாது என்பதற்காக சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா மாருதி கம்பெனி கொடுக்க வேண்டிய கவனம் அவர் கொடுக்காதனால அந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட திவால் நிலையில போச்சு. We preserved the identity of Bharat post 1947 till about 2014. Now everything is distorted. People should just go and read the 39th Amendment, which was simply brought in August 7, 1975, which is a Thursday in the Lok Sabha. They brought an amendment to say nobody can question the election of a Prime Minister, the President, the Vice President and the Speaker on a Thursday. August 8, 1975, which is a Friday, the Lok Sabha passes. August 9, 1975, which is a Saturday, 17 legislative assemblies of our country, suddenly they call for a session in the legislative assembly, they endorse it. August 11, 1975, which is a Sunday, the president signs it. Because August 12, 1975, the case against Indira Gandhi ji madam is coming in the Supreme Court. Have you seen this? Years since
the emergency was imposed in our country. And today, on this very day, 25th of June, where in Bangalore, the eminent citizens of Bangalore have assembled together. And people who suffered during emergency, people who are part of emergency, everybody, they shared their experience. Normally in history we say, if we don't learn from history, we are condemned to repeat it. The excesses that happened then, the institutional damage Congress party and Madam Indira Gandhi did during 21 months of emergency, it is very important that every year we go through that lived reality, lived experience, so that our country is more stronger. The ஜேசி குமரப்பான்னு இந்த நாட்டில் ஒரு அறிஞன் இருந்தான். அவன் ஒரு பொருளாதார அறிஞன். முதல்ல இந்தியாவில் டிராக்டர் வாங்கின பொழுது குமரப்பாட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுங்கப்பான்னு நேரு, காந்தி எல்லாரும் சொன்னாங்க. காரணம் ஜேசி குமரப்பா அப்பேற்பட்ட அறிவாளி. அவர்கிட்ட சொன்ன பொழுது அந்த கூட்டத்தில் பேசாமல் உட்கார்ந்துருந்தார் குமரப்பா, பதிலே சொல்லாமல். கூட்டம் முடியும் போது அதிகாரிகள் கேட்டாங்க, என்ன குமரப்பா டிராக்டர் வாங்குறத பற்றி பேசுகிறோம், நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. போது குமரப்பா சொன்னார், நீங்கள் ஒன்று வாங்குறேன்னு சொல்கிறீங்களே அது சாணி போடுமான்னு கேட்டார். குமரப்பாவை பார்த்து எல்லா அதிகாரியும் இதே மாதிரி சிரிச்சுட்டு, என்னங்க உங்களை வெளிநாட்டில் போய் படித்தவங்கிறாங்க, டிராக்டர் சாணி போடுமான்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னோன்னு அவர் சொன்னார், அப்படின்னா இந்த நாட்டு விவசாயம் மண்ணா போகுதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இந்த நாட்டு விவசாயம் என்பது வெறும் மண் இல்லை, மண், மனுஷன், மாடு மூணு சேர்ந்ததான் இந்த நாட்டு விவசாயம். இப்போ நடுவில் மாடை கழட்டிட்டீங்கன்னா வீணா போகுது நம்ம விவசாயம், உங்களுக்கு 50 வருஷம் கழிச்சு தான் புரியும்னு சொன்னார் அவர். इंदिरा गांधी ने जो खास करके जो साधुओं पे जो गोलियां चलाई थी 16 में, उसके बाद भारतीय जनसंघ को, उसी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल ने काउ बेल्ट कहना एक तरीके से शुरुआत की थी. क्योंकि पूरा देश भर में गो हत्या बैन हो, इसके लिए साधु लोग, वो पता ही होगा, जो गोली चली थी वो पार्लियामेंट के टाइम पे, हाँ पार्लियामेंट के लिए प्रदर्शन करने जा रहे थे साधु. की वजह से हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु. इंदिरा गांधी ने श्री करपात्री महाराज जी से वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगी. बाद में वो चुनाव तो जीत गई पर अपने वादे से मुकर गई. तब करपात्री महाराज ने देश भर के सभी संप्रदायों को एकजुट किया. दशनामी, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, नाथपंथी, लिंगायत सभी के साधु संत दिल्ली में जमा हुए और संसद की तरफ मार्च आरंभ किया. 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल डायर की तरह ही संसद की तरफ आ रहे इन संतों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दिया. सैकड़ों साधुओं के लाश संसद के सामने गिरने लगे, पर संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. इस कांड के बाद करपात्री महाराज ने इंदिरा को कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गो हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है. यह माफी के लायक नहीं है. गोपाष्टमी के दिन ही तेरा भी नाश होगा. 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन गोपाष्टमी ही था. इसीलिए सनातन के संस्कारों में पके हुए किसी साधु को कभी दुख नहीं देते हैं, वरना नियति तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाएगी. இங்கிட்டு வா, இப்படி வா, நேராக. ராஜீவ் காந்தி என்ன பிரியாத்தியா ஐயா? எந்த காங்கிரஸ்காரர் என்னோட உட்காந்து தர்க்கம் செய்ய தயாராக? ராஜீவ் காந்தி பிரியத்தியா ஐயா? போபால் சூழல் என்ன? போபால் விசைவாயுவில் செத்தது எத்தனை பேர்? ஆண்டர்சனை தப்பிக்க விட்டது யாரு? 400 கோடி பீரங்கி வாங்கினது ஊழல் செஞ்சது யாரு? குற்றச்சாட்டு இருக்கா இல்லையா? அப்புறம் என்ன? ராஜீவ் காந்தி மரணம் உனக்கு பிரச்சனை, என் இனத்தின் மரணம் எனக்கு எவ்வளவு வலி? मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए. महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है.